तो अब हम आते हैं वेदर मॉडिफिकेशन के उस तरीके पर जिसकी जानकारी को आम लोगों से आज भी छुपाया जाता है, क्योंकि ये टेक्निक सिर्फ वेदर मॉडिफिकेशन तक सीमित नहीं है। वेदर मॉडिफिकेशन बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसीज। अब ये कैसे काम करता है, इसे आगे समझने के लिए आपको पहले अर्थ की एटमॉस्फेरिक लेयर्स के बारे में थोड़ा जानना होगा। जैसा कि आप देख रहे होंगे, हमारी पृथ्वी का एटमॉस्फेयर अलग अलग ऊंचाई के साथ अलग अलग लेयर्स में बटा हुआ है, और उन लेयर्स की अपनी एक अलग खूबी है जो पृथ्वी का बचाव करने और जीवन के अस्तित्व को बनाए रखने में मदद करती है। इन एटमॉस्फेरिक लेयर्स के बीच यानी मेसोस्फीयर और थर्मोस्फीयर के बीच एक आयोनोस्फीयर नाम का रीजन होता है जो हाई एनर्जी सोलर विंड रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर वहां इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल का एक रीजन बनाता है जो लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन और नेविगेशन में इस्तेमाल होने वाली रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स को रिफ्लेक्ट करने का काम करता है। अब अगर ये आयोनोस्फीयर हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स को रिफ्लेक्ट कर सकता है तो क्या ये उससे प्रभावित नहीं किया जा सकता। 1958 में व्हाइट हाउस वेदर मॉडिफिकेशन के चीफ एडवाइजर कैप्टन हॉवर्ड ऑरविल ने प्रेस में बयान देकर बताया कि यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस कुछ ऐसे तरीकों पर स्टडी कर रहा है जिसमें वो इलेक्ट्रॉनिक्स से किसी एरिया के एटमॉस्फेयर को आयोनाइज और डीआयोनाइज कर उसके चार्ज में हेरफेर कर वहां के मौसम को भी प्रभावित कर सकते हैं। इसके बाद आयोनोस्फीयर को इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल और मैनिपुलेट करने के लिए वहां कई एक्सपेरिमेंट शुरू हो जाते हैं, जिसमें एक था प्रोजेक्ट वेस्टफोर्ड। 1960s में यूएस मिलिट्री ने आयोनोस्फीयर में रेडियो फ्रीक्वेंसीज के कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने के नाम पर एक आर्टिफिशियल आयोनोस्फीयर बनाने की कोशिश की थी, जिसके लिए उन्होंने लगभग 480 मिलियन कॉपर डाइपोल एंटीना मीडियम अर्थ ऑर्बिट में डाल दिए थे, जो टेस्ट के बाद बिखर कर ऑर्बिट से नीचे आने लगे थे। इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने असलियत में क्या रिसर्च करी इसकी जानकारी तो ज़्यादा पब्लिकली अवेलेबल नहीं है, पर उनकी इस टेस्टिंग के दौरान अलास्का और चिली में 9 पॉइंट मैग्नीट्यूड के 2 बड़े अर्थक्वेक आए थे, जो मेरे ख्याल से उन रिफ्लेक्टेड हाई एनर्जी फ्रीक्वेंसीज के अर्थ में पेनिट्रेट होने की वजह से बने होंगे। इसके बाद उन्होंने इस तरह के एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू करने के लिए 1964 में अपर एटमॉस्फेयर में स्ट्रोंटियम और बेरियम के वेपर रिलीज करना शुरू कर दिए। उनका कहना था कि बेरियम से बने ये बादल आयोनोस्फीयर की तरह रेडियो कम्युनिकेशन को इन्हेंस करने में मदद करता है, जिसके लिए वो इस तरह के स्प्रेस को बाद में भी कंटिन्यू करते रहे प्रोजेक्ट सिकेडी में। ये सेम बेरियम क्लाउड स्प्रे करने की कोशिश नासा ने भी की थी अपने प्रोजेक्ट केमियो में। उन्होंने 1978 में अलास्का के ऊपर पोलर सैटेलाइट से आयोनोस्फीयर के ऊपर बेरियम क्लाउड रिलीज करने का एक एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें उन्होंने पाया कि आयोनोस्फीयर के ऊपर बना बेरियम आयन का बादल ब्लू लाइट के साथ आसमान में चमक रहा है। इस चीज को उन्होंने बेरियम लाइट सोर्स मेथड एंड एपरेटस नाम से भी पेटेंट कर रखा है, क्योंकि बाद में वो इस तरह के आयंस को आसमान में स्प्रे करके उससे आर्टिफिशियल अरोरा बोरियालिस भी बना पा रहे थे। 1976 और 77 में नॉर्थ अमेरिका में सर्दियों का एक ऐसा अजीब मौसम आया था जिसमें उन्होंने रिकॉर्ड लेवल की ठंड और स्नोफॉल देखा था, जिसको लेकर अमेरिकन साइंटिस्ट कहने लगे थे कि ये एक्सट्रीम कोल्ड विंटर नॉर्मल नहीं है, बल्कि ये सोवियत द्वारा हाई इंटेंसिटी रेडियो सिग्नल्स का यूज करके आर्कटिक की ठंडी हवाओं को नॉर्थ अमेरिका में शिफ्ट करके बनाई गई है। जिसको लेकर 1978 में कैनेडियन स्टेट डिपार्टमेंट के डॉक्टर एंड्रयू मिचरोस्की ने भी कहा था कि सोवियत अर्थ के टेरेस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस को समझ चुके हैं और वो एक्सट्रीम लो फ्रीक्वेंसीज बीम से ट्रोपोस्फीयर के जेट स्ट्रीम फ्लो को भी डाइवर्ट कर पा रहे हैं, जिसके सबूत उनके पास है। 1985 में एक पेटेंट फाइल किया गया था जिसका नाम है मेथड फॉर अल्टरिंग रीजन इन अर्थ एटमॉस्फेयर, आयोनोस्फीयर एंड मैग्नेटोस्फीयर। इसमें उन्होंने बता रखा है कि अर्थ के सरफेस के ऊपर किसी भी रीजन को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से मॉडिफाई किया जा सकता है। इस प्रोसेस में वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से टारगेटेड एरिया में इलेक्ट्रॉन साइक्लोट्रॉन रेजोनेंस एक्साइट करते हैं, जो आयोनाइजेशन से प्लाज्मा रीजन में चार्ज पार्टिकल की डेंसिटी बढ़ा देता है, जिसकी वजह से प्लाज्मा रीजन और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हायर एल्टीट्यूड में मूव करने लगती है और ये अल्टर्ड प्लाज्मा रीजन का प्लूम या कहें तो उभार सराउंडिंग एटमॉस्फेयर में भी खिंचाव बनाने लगता है, जिससे वो कम्युनिकेशन मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, वहां से गुजर रही मिसाइल और सैटेलाइट की पोजीशंस में डिस्टर्बेंस पैदा कर सकते हैं। इस तरह के प्लाज्मा प्लूम एक फोकसिंग लेंस की तरह काम करते हैं, जिससे वो अपर एटमॉस्फेयर के विंड पैटर्न और सोलर अब्जॉर्प्शन पैटर्न को मॉडिफाई कर वेदर को कंट्रोल कर सकते हैं, तूफान बना सकते हैं, मॉलिक्यूलर मॉडिफिकेशन कर एटमॉस्फेयर में ओजोन और नाइट्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा सकते हैं, यहाँ तक कि वो केमिकल एंटिटीज जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड को ब्रेक करके एनवायरनमेंट इन्हेंसमेंट भी कर सकते हैं। उन्होंने आगे बताया कि इस तरह के प्लाज्मा रीजन से अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड भी कंट्रोल की जा सकती है, जिससे वो मैग्नेटोटेल्यूरिक सर्वे
यानी जमीन के अंदर के ऑयल, गैस, मिनरल और स्ट्रक्चर का पता लगा सकते हैं और मैग्नेटिक फील्ड को कमजोर कर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स, कम्युनिकेशन ब्लैकआउट और पोल शिफ्ट भी कर सकते हैं। 1990s में कई फिजिसिस्ट वेदर और क्लाइमेट चेंज के लिए कॉस्मिक रेस के आयोनाइजिंग इफेक्ट से संबंध बनाने लगे थे। तब एक रशियन कंपनी इलेट इंटेलिजेंट टेक्नोलॉजीज ने इलेक्ट्रिक एयर आयोनाइजेशन से वेदर मॉडिफिकेशन के लिए प्रोफेशनल सर्विस ऑफर करना शुरू कर दिया था, जिसमें वो टावर्स के नेटवर्क से स्पेसिफिकली ट्यून इलेक्ट्रिक करंट को हवा में छोड़कर एटमॉस्फेयर को आयोनाइज करते थे, जो वाटर वेपर्स के लिए न्यूक्लिएशन और क्लाउड फॉर्मेशन का काम करता था। उनकी ये टेक्निक उस समय सूखे से गुजर रहे मेक्सिको के लिए वरदान का काम करी थी, क्योंकि ईलेट के आयोनाइजेशन स्टेशन लगाने के बाद उन एरिया का रेनफॉल एवरेज से डबल हो गया था, साथ ही उनका फार्मिंग का प्रोडक्शन भी। इसके बाद ये टेक्निक यूएई और ऑस्ट्रेलिया में भी यूज़ की गई थी, जिसमें एएसटी क्लियर स्काई मैनेजर नाम की कंपनी ने इलेक्ट्रिक आयोनाइजेशन से दुबई में बरसात के साथ साथ कोहरे के बादल को भी छाटने और आसमान को क्लियर करने का ट्रायल किया था। उनका कहना था कि वो इस तरह के आयोनाइजेशन प्रोसेस से एयर पोल्यूशन और स्मोक को भी क्लियर कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलियन रेन टेक्नोलॉजी नाम की कंपनी भी सिमिलर आयोनाइजेशन टेक्निक से रेन मेकिंग सर्विस प्रोवाइड करती है। इसमें वो पिरामिड शेप के टावर से नेगेटिव आयंस आसमान में रिलीज कर अपर एटमॉस्फेयर में मौजूद वाटर वेपर्स के बादल में चार्ज डिफरेंस बना देते हैं, जो पानी की बूंदों में बदलकर उस एरिया में बरसात करवा देता है। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि एटमॉस्फेरिक आयोनाइजेशन से न केवल बादल बनवाकर बरसात करवाई जा सकती है, बल्कि ये इससे बादलों को गायब भी कर सकते हैं। और अगर आप सोच रहे हो कि ये तरीका पृथ्वी के एटमॉस्फेयर के पानी को खत्म कर देगा, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारा सूरज समुद्र से पानी को इवोपरेट कर हर रोज एटमॉस्फेयर को रिफिल करता रहता है। तो अब आते हैं आयनोस्फीयर हीटिंग फैसिलिटीज पर, जो दुनिया भर में अलग अलग लोकेशंस पर मौजूद है, एटमॉस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी और आयनोस्फीयर रिसर्च के नाम पर, जो रशिया में सूरा, नॉर्वे में आइसकेट, यूएस में हार्प और इंडिया में गिरी नाम से है। पर इन सब में यूएस की हार्प फैसिलिटी दुनिया में सबसे ज़्यादा बदनाम है, क्योंकि इस पर वेदर मॉडिफिकेशन के कई बार इल्ज़ाम लग चुके हैं, जिसे वो कॉन्स्पिरेसी कहकर नकार देते हैं। पर अगर आप अब तक बताई गई सभी जानकारियों को एक बार ध्यान से समझो, तो आपको इतना तो समझ आ ही जाना चाहिए कि क्लाउड सीडिंग और आयोनोस्फीयर हीटिंग फैसिलिटीज़ के कॉम्बिनेशन से वेदर कंट्रोल और क्लाइमेट मॉडिफिकेशन करना कोई इम्पॉसिबल बात नहीं है। वो इससे बरसात, बाढ़, सूखा, तूफान, अर्थक्वेक, सुनामी बना सकते हैं, हीट वेव, ग्लोबल वार्मिंग, एक्सट्रीम कोल्ड जैसी कंडीशंस बना सकते हैं, किसी एरिया के कम्युनिकेशन को ब्लैकआउट कर सकते हैं, मैग्नेटिक पोल को शिफ्ट कर सकते हैं, यहाँ तक कि वो इससे आसमान में आर्टिफिशियल लाइट और अरोरा बोरियालिस भी बना सकते हैं, जिसे वो प्रोजेक्ट ब्लू बीम में होलोग्राफिक प्रोजेक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं। और अब उन्हें यह सब करने के लिए उन बड़ी बड़ी नेटवर्क फैसिलिटीज़ की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो ये सब अब छोटी मोबाइल यूनिट और ग्वेन टावर्स की मदद से भी कर सकते हैं, जिसे वो दुनिया भर में बिछा चुके हैं। वैसे हमारी पृथ्वी का भी एक फ्रीक्वेंसी स्टेट है, जिसे ह्यूमन रेजोनेंस से रेफर किया जाता है, जो पृथ्वी पर जी रहे इंसानों और जानवरों के शरीर और दिमाग को प्रभावित करता है। तो क्या होगा अगर वो इसे आर्टिफिशियली मैनिपुलेट भी कर रहे हो? ग्लोबल माइंड एंड बिहेवियर कंट्रोल। तो अभी के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि इन्फॉर्मेशन की विजिबिलिटी और लोगों तक बढ़ सके, और अपडेटेड कनेक्टेड रहने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें।